हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। आज जो मैं आपके सामने हूं वो एक्चुअली में क्लास 9 के टॉपिक को लेकर के हूं और क्लास 9 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले का वीडियो मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम लोग बात की थी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था आपसे। फिर मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डिफाइन किया था, उसके वैल्यू को मैंने बताया आपको। उससे रिलेटेड इवन हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ बनता है, आपके एनसीईआरटी में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे केपलर्स के कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ग्रेविटेशन में इस लॉ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, जिससे हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने इस चैनल पे क्लास 8, 9, 10 इवन 11 का भी टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो अगर आपके भाई बहन हैं जो आपसे बड़े हैं, जिन्होंने 10 पास किया है, तो आप उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि एडू फ्यूचर चैनल पे क्लास 11 से रिलेटेड भी टॉपिक आ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, केपलर्स लॉ का, है ना। देखिए केपलर्स लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो देखते हैं केपलर्स का लॉ। देखिए केपलर्स जो है ना, इनका 3 लॉ जो है वो नोन है। 3 लॉ उन्होंने दिया था। सबसे पहला लॉ जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ जो आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ मेरा क्या है, लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड लॉ जो है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो एक एक करके हम लोग तीनों लॉ को समझते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में। देखिए केपलर्स के पहले एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये था कि सन के चारों तरफ जो वेरियस प्लैनेट है ना, वो सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। मान लो ये मेरा सन है, तो इसके चारों तरफ जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। लेकिन केपलर्स के द्वारा ये बताया गया कि एक्चुअली में अगर ये मेरा सन है तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है ना वो सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटते हैं। क्या पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, है ना, पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हो आप। तो यही है फर्स्ट लॉ। वेरी सिंपल है ना, बहुत आसान है ना। क्या कहता है कि द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन in elliptical orbit. Very simple law. The planet revolving around the sun in elliptical path, elliptical orbit. This is called as law of orbit. इसी को बोलते हैं law of orbit. आसान है। दूसरा हम लोग बात करते हैं law of area का। समझिएगा law of area क्या कहता है। जैसे मान लो ये सन है, तो मान लो एक खास समय में, मान लो टी टाइम में क्या हुआ भाई कि एक प्लैनेट जो है ना वो यहाँ से यहाँ आया है। मान लो प्लैनेट जो है उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो टी टाइम में ये प्लैनेट यहाँ से आया है। मतलब मान लो मैं ए और बी लिख देता हूँ। ओके, उसी टी टाइम में इसी पाथ पे मान लो वो प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ गया है। मान लो इसको मैं सी और डी मान लेता हूँ। ओके, और ये मेरा पॉइंट एस है। तो क्या कहता है, लाइन दैट कनेक्ट अ प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट से सन के टुवर्ड्स हमने एक लाइन खींचा, कनेक्ट टू द सन, स्वीप्स इक्वल एरिया इन द प्लैनेट of the
प्लैनेट ऑर्बिट एट इक्वल टाइम। मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन स्वीप करता हूँ तो ये जो एरिया कवरिंग हो रहा है ना प्लैनेट का एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में, तो इसका एरिया मतलब ये एस था ना, तो एरिया ऑफ एस ए बी जो होगा ना वो बराबर होगा एरिया ऑफ एस सी डी के। दिस इज अबाउट लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो मैंने क्या बताया कि इलिप्टिकल पाथ। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता था? इलिप्टिकल पाथ का है ना। और लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि अ लाइन दैट कनेक्ट अ प्लैनेट टू द सन। मैं लिख देता हूं, अ लाइन दैट कनेक्ट्स अ प्लैनेट टू द सन, है ना। वो लाइन जो कनेक्ट करता है प्लैनेट को सन के साथ, स्वीप आउट इक्वल एरिया। क्या कहता है? स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, है ना। इक्वल एरिया स्वीप्स आउट करता है इन द प्लेन ऑफ द प्लैनेट, इन द प्लेन ऑफ द प्लैनेट एट इक्वल टाइम। दिस इज द स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट है इसका, यही इसका स्टेटमेंट है। कहने का मतलब क्या कि ये एक लाइन देख रहे हो, ये प्लैनेट है ना, ये एक यहाँ से यहाँ गया है किस टाइम में, टी समय में। वही प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया किस समय में, टी समय में। तो यहाँ से जो लाइन स्वैप करेंगे ना उस सन के ऊपर, तो ये जो स्वेपिंग लाइन होगा ना, ये जो एरिया कवर करेगा, दैट एरिया इज ऑलवेज इक्वल। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट? लॉ ऑफ एरिया। यही है हमारा क्या? लॉ ऑफ एरिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स का। क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। द square of the period of any planet, है ना, the square of the period of any planet is directly proportional to प्रोपोर्शनल, है ना। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या कि टाइम पीरियड का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, है ना। सेमी मेजर एक्सिस कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सिस है ना, एक एवरेज डिस्टेंस, आप कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। अब देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा ना, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सेमी मेजर एक्सिस है। कहने का मतलब कि एवरेज एक्सिस माना गया है, एवरेज डिस्टेंस माना गया है। तो क्या कहता है कि ये टी स्क्वायर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? आर क्यू के, जहां टी क्या है? टी क्या है? टाइम पीरियड है, और ये क्या है? डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस में लिख देता हूं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, है ना। सन और प्लैनेट के बीच का ये एवरेज डिस्टेंस है। तो यही कॉन्सेप्ट है, 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। पहला कॉन्सेप्ट कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोला इस कॉन्सेप्ट में? क्या कहा गया कि द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल पाथ। प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल पाथ में होता है। सेकेंड क्या कहा गया? लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या कहा गया कि द लाइन दैट कनेक्ट अ प्लैनेट टू द सन, है ना, द लाइन कनेक्ट प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया।
क्या करता है, स्वीप करता है इक्वल एरिया को। कैसे? द इक्वल एरिया इन द प्लेन ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट इन इक्वल टाइम, है ना। मतलब प्लैनेट ऑर्बिट का जो प्लेन है ना उसको इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है ना। अगर मान लो ये टाइम t है और t समय में एक प्लैनेट a से b पे गया, वही प्लैनेट c से d पे गया सेम समय में, तो जितना एरिया वो सन के टुवार्ड्स सन के लाइन में बनाएगा उतना ही एरिया वो सन के लाइन में यहाँ भी बनाएगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। ओके। और थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of any planet is directly proportional to cube of the semi major axis of the orbit, that is t square is directly proportional to r cube, यही है। ओके। अब देखो how does Newton derived his equation, what equation, that is inverse square law. How does he derive inverse square law from the Kepler's law? Kepler's law से उन्होंने कैसे इसको derive किया, अब हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी एक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है ना तो उसके ऊपर 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। जब एक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो इस पे 2 टाइप का फोर्स लगता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स और एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ये 2 टाइप का फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। अब देखो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, दैट फोर्स विच मेक द प्लैनेट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है ना तो उस पर ये 2 फोर्स लगता ही है। एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट कंसिस्ट दिस 2 फोर्स। ओके। सेंट्रीपेटल फोर्स जो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, क्या लगता है, टुवार्ड्स सेंटर। और ये क्या लगेगा, अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से अवे लगेगा, है ना। मतलब ये ऑब्जेक्ट को सेंटर के टुवार्ड्स ले जाता है, ये सेंटर से अवे ले जाता है। ओके। When both of the forces are equal, then object able to revolve. अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये प्लैनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। अगर आप समझो सेंट्रीपेटल फोर्स अगर बढ़ गया तो क्या होगा, प्लैनेट अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि ये अंदर के टुवार्ड्स लग रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो प्लैनेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नाउ ये तो आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है ना, इसका आइडिया आपको मैंने दिया है पिछले वीडियो में। जब आप मोशन की वीडियो को आप जा करके देखो, मैंने उसमें बताया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v²/r, जहाँ ये वेलोसिटी है और ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कर सकते हैं, मतलब सेंटर कर सकते हैं, एरिया रेडियस कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है और v तो क्या है, वेलोसिटी। ओके। तो v²/r, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। ये है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स को अगर हम लोग देखें, कौन सा फोर्स, मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, m × a, और a का वैल्यू देखो ये है ना। तो mv² क्या हो जाएगा, r। दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्लैनेट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे v क्या है, प्लैनेट का स्पीड है, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके। अब देखिए, जब हम ये समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा क्या है, mv²/r, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए या एंगुलर वेलोसिटी के लिए v = क्या होता है, 2πr/t। पता होगा आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए
और वहाँ पे आप 9th क्लास का देखिएगा, मोशन का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उस मोशन के वीडियो में आप जाइए और वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा ये सर्कुलर मोशन के बारे में, वहाँ मैंने बताया है इस चीज़ को। तो v इजिकल टू 2πr/t। अब देखो हमको यहाँ क्या है, v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4π² r² t² होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या होगा जरा देखो। वी स्क्वायर को हम रखते हैं तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम और वी स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा, 4π² r² बाई t² इंटू r होगा। कोई प्रॉब्लम? अब जरा समझिए, आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को हम। तो अब देखो, तो अगर मैं इसको r/r से गुना कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? ऊपर भी r से गुना कर दिया, नीचे भी r से गुना कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ये वैल्यू आए, जो अभी मैंने बताया था ना कि r/t² बराबर क्या है, कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था ना, ये मेरा केपलर्स का कॉन्सेप्ट था, है ना, थर्ड लॉ। ओके, अब देखिए, तो r/r जब किया तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, m इंटू 4π² r³ बटा t² इंटू r²। देखिए ऐसा कुछ आ गया है ना। अब जरा समझो, f इजिकल टू क्या आया, m 4π² इंटू r³ बाई t² इंटू r²। देखिए तो ये इक्वेशन आ चुका है, ये इक्वेशन आया है हमारा। अब जरा समझोगे, क्या इतना हिस्सा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, 4π² का वैल्यू कांस्टेंट होता है, r³ बाई t² कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू केपलर्स, है ना। तो जब हम प्रोपोर्शनल को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। इक्वल से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इक्वल को, कांस्टेंट को अगर हम इक्वल से हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूं हेयर m 4π² एंड r³ बाई t² इज कांस्टेंट, देन f is inversely proportional to 1/r²। आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो प्रपोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। देखिए यही लॉ है, इसी लॉ का यूज किया था न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि केपलर्स का लॉ का क्या यूज है न्यूटन्स के लॉ में। क्लियर है? और केपलर्स के लॉ का क्या एप्लीकेशन है इवन ग्रेविटेशन को समझने में। ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए अपने परिवार के साथ। ओके, थैंक यू।